पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, उसका हमें पॉलीमर बनाना है। बनाएगा कौन, वो भी हमें पता है, एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, वो इसको बनाने वाला है जो पॉलीमर बनाता है। अब तो डीएनए पॉलीमरेज की खुराक क्या है, सबस्ट्रेट क्या है? वैशाली ब्रोमोयूरेसिल कंजर्व नहीं हो रहा बेटा, सेमी कंजर्व हो रहा है। दोनों स्ट्रैंड में ब्रोमोयूरेसिल थोड़ी आ रहा है। तो एक स्ट्रैंड टेम्पलेट है ना, और वो कंजर्व तो तब होता है जब हम स्टार्टिंग थाइमीन से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट ब्रोमोयूरेसिल से नहीं किया बच्चे, है ना। तो थाइमीन कंजर्व्ड है या नहीं वो देखना है, वो तो हर बार आप ब्रोमोयूरेसिल देते रहोगे तो ब्रोमोयूरेसिल नया जुड़ता जाएगा, है ना। तो डीएनए क्या है, तो डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो टेम्पलेट डीएनए चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वो सबस्ट्रेट नहीं है, इट नीड्स अ टेम्पलेट डीएनए, इसे टेम्पलेट डीएनए चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ सुमन, थोड़ा आराम से शांति से लंबी सांस लो, सब समझ में आएगा, है ना। सो डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, या कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, डीएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट, और उसके अलावा नो डाउट हमें एक आरएनए, आगे हम पढ़ेंगे, हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज किनारे से सिंथेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकता 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब सबस्ट्रेट की तरह क्या चाहिए, काम की बात है, तो सबस्ट्रेट की तरह हमें दोस्तों चाहिए, सबस्ट्रेट की तरह चाहिए, यस, बहुत शॉर्ट में कहें तो हमें चाहिए डीएनटीपी, डीएनटीपीस। डीएनटीपीस का मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, मेनली हमें ये चाहिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या, इसका मतलब है हमें चाहिए डीऑक्सी, इसका मतलब हमें चाहिए डीऑक्सी एटीपी चाहिए, हमें डीऑक्सी जीटीपी चाहिए, हमें डीऑक्सी सीटीपी चाहिए, और हमें डीऑक्सी टीटीपी चाहिए। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड चाहिए एज अ मेजर सबस्ट्रेट। ठीक है, देन उसके अलावा सबस्ट्रेट में क्या चाहिए, तो थोड़ा बहुत हमें एनटीपी भी चाहिए, हम ये तो नहीं कह सकते, डीएनए बनाने के लिए हमें ये चाहिए, नो डाउट, पर थोड़ा बहुत एनटीपी चाहिए, यानी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए, थोड़ा बहुत राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। राइबो न्यूक्लियोटाइड का मतलब हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जीटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सीटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और यूटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप सोचोगे कि भी ये क्यों, ये थोड़े से समय के लिए चाहिए, स्टार्टिंग के अंदर चाहिए, ये क्यों चाहिए, फॉर अ प्राइमर सिंथेसिस, फॉर आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर बनाने के लिए शुरुआत में, हालांकि बाद में उसको वापस हटा देंगे, पर आरएनए प्राइमर बनाने के लिए हमें एनटीपी की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। निर्भय हम बायोलॉजिकल सिस्टम में बात कर रहे हैं ना, तो सबस्ट्रेट ये चाहिए। उसके अलावा दोस्तों में कोफैक्टर की तरह क्या चाहिए होता है, तो जनरली देखेंगे जो डीएनए पॉलीमरेज है उसे कोफैक्टर की तरह चाहिए होता है मैग्नीशियम आयन। क्या चाहिए हमें, मैग्नीशियम आयन। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डीएनए सिंथेसिस, क्लियर। तो सबस्ट्रेट के तौर पर क्या चाहिए, तो सबस्ट्रेट के तौर पर कोई पूछे आपको एक शब्द में, तो हमें चाहिए deoxyribonucleotides. Deoxyribonucleotides, they are the substrate for DNA biosynthesis. पर कोई पूछे आरएनए प्राइमर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आरएनए प्राइमर बनाने के लिए चाहिए हमें एनटीपी, that is nucleoside triphosphate.
आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए, अभी बात करते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। आगे चले यहां तक। उसके बाद फ्रेंड्स और थोड़ा आगे डिस्कस करें कि हम ये कैसे मान लें। कल हमने बात की ना, डीएनए रेप्लिकेशन चाहे सिंगल ओरिजिन हो, बाय डायरेक्शनल हो, या मल्टीपल ओरिजिन हो, बाय डायरेक्शनल होगा। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन बाय डायरेक्शनल होता है, यूकैरियोटिक सिस्टम में सिंगल ओरिजिन, सो यूकैरियोटिक सिस्टम में मल्टीपल ओरिजिन बाय डायरेक्शनल होता है। पर ये हम कैसे मान लें कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल होता है, इसके बारे में सबसे पहले बताया जे केन्स नाम के वैज्ञानिक, सिंपली केन्स नाम के वैज्ञानिक है ना। अब तक 3 वैज्ञानिकों के हम नाम पढ़ चुके हैं, हालांकि साइंटिस्ट के नाम नहीं आते, बट फिर भी मैसेल्स एंड स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव वाला एक्सपेरिमेंट किया, हर्बर्ट ने यूकैरियोटिक सिस्टम में सेमी कंजर्वेटिव की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं केन्स के बारे में, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की कि ई कोलाई के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन है वह बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है जिससे आप रेडियो आइसोटॉप्स कहां पर मौजूद है उनकी पोजीशन को फोटोग्राफिक प्लेट पर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पता कर सकते हैं। जैसे एक्सरे के ऊपर हड्डियां कहां पता चल जाती ना, मैं ऐसे ही रेडियो आइसोटॉप्स कहां कहां पर मौजूद है, रेडिएशंस कहां कहां से आ रहे हैं, उनको पता करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसे कहता है ऑटो रेडियोग्राफी। अब उन्होंने क्या किया कि केन्स ने ई कोलाई को ऐसे मीडियम पर ग्रो किया जिसमें थाइमीन में जहां कहीं पर भी हाइड्रोजन आ रहा था वह नॉर्मल हाइड्रोजन की बजाय कैसा हाइड्रोजन लिया, ट्रीटियम हाइड्रोजन। और इसका लेने का क्या फायदा था कि ट्रीटियम हाइड्रोजन कैसा है, रेडियो एक्टिव है, ताकि ये रेडिएशंस को एमिट करे। कैसा है, रेडियो एक्टिव है। ऑटो रेडियोग्राफी से इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन को पता किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, रेप्लिकेशन हो सकता है यूनी डायरेक्शनल हो सकता है रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल। सपोज ये ओरिजिन वाला पॉइंट है दोस्तों, इस जगह से रेप्लिकेशन ओरिजिन हुआ है ना, ऐसे डीएनए खुला है, इस जगह से मान लें, ऐसे डीएनए पहले ऐसे मान लेते हैं एक ओरिजिन है, और डीएनए इस तरीके से यहां से ओरिजिन वाली जगह से खुल गया है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन यूनी डायरेक्शनल है तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है वहां से फिर न्यूक्लियोटाइड, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड एक ही डायरेक्शन में इधर की तरफ ही जुड़ने चाहिए, इस डायरेक्शन में ही जुड़ने चाहिए, इधर की तरफ नहीं जुड़ने चाहिए। अगर रेप्लिकेशन यूनी डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में चलता हो, दूसरी डायरेक्शन में नहीं चलता हो, तो जो ओरिजिन रेप्लिकेशन आई है या ओरिजिन है वहां से सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ता हो, जिस दिशा में आगे बढ़ेगा रेडियो लेबल न्यूक्लियोटाइड उस दिशा में ही आगे जुड़ने चाहिए, ठीक है, उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, वापस, है ना। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता तो फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ने चाहिए, हेवीली लेबल्ड डीएनए एक तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। अगर डीएनए रेप्लिकेशन इसकी बजाय, अगर डीएनए रेप्लिकेशन दोस्तों बाई डायरेक्शनल है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है तो इधर की तरफ भी गाड़ी चलेगी स्टार्टिंग से और इधर की तरफ भी गाड़ी चलेगी, तो इसका मतलब यहां पर भी रेडियो एक्टिव वाले न्यूक्लियोटाइड जुड़ने चाहिए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड जुड़ने चाहिए, इस डायरेक्शन में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड जुड़ने चाहिए। यानी जो रेप्लिकेशन बबल है उसमें इधर की तरफ भी रेडियो एक्टिविटी आपको दिखाई देनी चाहिए, इधर की तरफ भी रेडियो एक्टिविटी दिखाई देनी चाहिए। अगर रेप्लिकेशन और रेडियो एक्टिविटी इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में आगे से आगे बढ़नी चाहिए। 5 मिनट पर लें तो रेडियो एक्टिविटी यहां तक दिखाई देगी, 10 मिनट के बाद रेडियो एक्टिविटी थोड़ी और फैल चुकी होगी, 15 मिनट के बाद रेडियो एक्टिविटी उस जगह से और दोनों ही दिशाओं में फैलती हुई दिखाई देगी। अब इनमें से कौन सी बात सही है, उसका नतीजा जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ई कोलाई को पूरा रेप्लिकेट होने में लगभग 40-42 मिनट लगते हैं, तो उन्होंने 10 मिनट के लिए भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड दिए ताकि डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो, और स्टार्ट होने के बाद नॉर्मल थाइमीन की बजाय रेडियो एक्टिव थाइमीन दिए। उनके नतीजे कुछ इस तरीके के आए।
इस तरीके का है। ये जो ग्रेन्स है ना, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है ना, ये ग्रेन्स, ये सारे रेडियो एक्टिव शो कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, इस जगह से कहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, इससे क्या समझ में आता है, इधर की तरफ भी रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है और ओरिजिन वाली जगह से इधर की तरफ भी रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इससे क्या समझ में आता है, ये ओरिजिनल पिक्चर है, इससे क्या समझ में आता है, रेप्लिकेशन किस प्रकार का है। आपको क्या लगता है किस प्रकार का रेप्लिकेशन, उनको इस तरीके का कुछ चीज देखने को मिली, आपको क्या लगता है रेप्लिकेशन कैसा है। रेडियो एक्टिविटी इधर की तरफ भी दिखाई दी और इधर की तरफ भी दिखाई दी। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। तो ऑटो रेडियोग्राफी करने पर उन्हें एक्चुअली क्या समझ में आया कि डीएनए रेप्लिकेशन है वह बाई डायरेक्शनल है। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में हो सकता है कि इस तरीके का फिगर पूछ ले, है ना, कि ऐसा देखने मिला, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, है ना, कि आपको एग्जामिनर पूछे कि सेम केन्स की वजह कैलाश सर ने एक्सपेरिमेंट किया किसी वायरस के ऊपर, और वायरस के ऊपर करने के बाद उन्हें रेडियो एक्टिविटी कुछ इस तरीके से दिखाई दी, एक ऐसा कुछ रेडियो एक्टिविटी पैटर्न दिखाई दिया, तो इसके बेसिस पर आप बताएं कि रेप्लिकेशन कैसा। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता तो फिर पैटर्न कैसा है, ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है। यानी कोई वायरस एक्स पर मान लो उन्होंने काम किया, कोई वायरस एक्स पर काम किया और उन्हें रेडियो एक्टिविटी पैटर्न ऐसा दिखाई दिया, इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, तो फिर क्या कहेंगे, फिर क्या बाई डायरेक्शनल कहते हैं, फिर यूनिडायरेक्शनल। वेरी गुड बच्चों, है ना। तो सो हम कह सकते हैं एक्सेप्शनली, लिख सकते हैं एक्सेप्शनली इन सम वायरस रेप्लिकेशन मे बी, वो हम आगे बात करेंगे, मे बी यूनी डायरेक्शनल। बाकी मोस्टली रेप्लिकेशन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ये ट्रीटियम हाइड्रोजन क्या है, ट्रीटियम हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन की ही रेडियो एक्टिव फॉर्म है। तो हमने ट्रीटियम लेबल्ड, इसे ट्रीटियम कहा गया। ठीक है, क्लियर यहां तक बात। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। अब डीएनए सिंथेसिस की क्या डायरेक्शन है, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल निशांत, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में रेडियो एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट होती हुई जा रही है, जिसके बेसिस पर हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। सो डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या है, डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या है, तो डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है दोस्तों, 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। यानी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, आप देख सकते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स है, जो हमारा टेम्पलेट का डीएनए स्ट्रैंड्स है, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स है, वो हमेशा क्या होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन रेप्लिकेशन की होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको वापस देखिए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो 3 प्राइम एंड है, वहां पर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, वापस 3 प्राइम पर आप देखेंगे तो नए न्यूक्लियोटाइड यहां पर जुड़ेंगे, उसके बाद नया न्यूक्लियोटाइड और यहां पर जुड़ेगा, नया न्यूक्लियोटाइड यहां पर जुड़ेगा और नया न्यूक्लियोटाइड यहां पर जुड़ेगा। जो भी नया न्यूक्लियोटाइड यहां पर आता है वो 3 फॉस्फेट लेकर आता है, जिसे हम कहेंगे अल्फा 3 फॉस्फेट लेकर आता है, जिसे क्या कहेंगे, जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो कितने फॉस्फेट लेकर आ रहा है, 3 फॉस्फेट लेकर आ रहा है। ऐसे डायग्राम में देख रहे हो आप, ऐसे 3 फॉस्फेट ग्रुप लेकर आ रहा है। फिर ये CH2 है और फिर ऐसे शुगर को बता रखा है ना, ऐसे शुगर को बता रखा है और फिर यहाँ पर किसी बेस को बता रखा है। जो भी नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है और जो पुराना न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 प्राइम OH ग्रुप अटैक करने का काम कर रहा है। कौन अटैक करने का काम कर रहा है, 3 प्राइम पर जो OH ग्रुप है, 3 प्राइम का OH ग्रुप अटैक करने का काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर कोई और बेस है,
तो रिएक्शन हो क्या रही है इसको थोड़ा आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लेना। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है फ्रेंड्स, उस एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड पर जो 3 प्राइम OH ग्रुप है, 3 प्राइम OH ग्रुप है, वो अटैक करता है इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। किस कहां पर? तो 3 फॉस्फेट है, एक अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट, जिसमें बीटा और गामा फॉस्फेट है वो तो हट जाएंगे और अल्फा फॉस्फेट है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। वापस इधर की तरफ जो 3 प्राइम OH ग्रुप है वो और आगे वाले पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नलिनी फर्स्ट वाला सिनेरियो 1 था बेटा कि पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है और एक्चुअल ऐसा था, ये बताया था। ठीक है, तो वापस हम इस स्लाइड पर आते हैं कि डीएनए की डायरेक्शन क्या है? रेप्लिकेशन की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग डीएनए के 3 प्राइम एंड पर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका OH ग्रुप आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका स्वागत करता है। स्वागत कैसे करता है? उसके 5 प्राइम पर अटैक कर 5 प्राइम पर भी अटैक कहां करता है? अल्फा फॉस्फेट और बीटा फॉस्फेट के बीच में एनर्जी रिच बॉन्ड को तोड़ता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए। तो इस एनिमेशन पे यही बताया गया है। देखो ये अटैक कर रहा है और कौन सा फॉस्फेट रिलीज हो रहा है? तो बीटा और गामा वाला फॉस्फेट है, यहां से रिलीज हो जाएगा। अल्फा वाला फॉस्फेट यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम करेगा। जितने भी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं सारा कौन सा है? अल्फा वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है। एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। अब आपके दिमाग पे एक बात आ रही होगी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही क्यों, उसका रिवर्स क्यों नहीं हो सकता? हम क्या कह रहे हैं कि इसका 3 प्राइम एंड दूसरे के 5 प्राइम से हाथ पकड़ता है, वापस उसका 3 प्राइम अगले के 5 प्राइम से हाथ पकड़े, लेकिन उसका रिवर्स में तो रेप्लिकेशन तो हो ही सकता है। पर रिवर्स अगर रेप्लिकेशन हो तो फिर क्या गड़बड़ होगी? मतलब ऐसा ही क्यों? इसका रिवर्स होता तो क्या होता है ना? तो हम वापस यहां पर बात लिख देते हैं कि नॉर्मली DNA synthesis is 5 prime to 3 prime direction and template is 3 prime to 5 prime strand। वो टेम्पलेट की तरह काम करता है ना? तो ये नीचे वाला टेम्पलेट। चलो ये बात तो हमें समझ में आई। इसका क्या फायदा है कि अगर कोई यहां पर गलत न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ भी गया दोस्तों, अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ भी गया तो हम आगे पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज अपनी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कर उस न्यूक्लियोटाइड को हटा सकता है। तो इफ रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड एड डीएनए पॉलीमरेज can remove incorrect न्यूक्लियोटाइड। इसे हम पढ़ेंगे आगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। उसे क्या कहेंगे हम? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। उसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जो कैसे होती है? 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में, है ना? कि भाई मैं से कुछ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा हूं, एक करके न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा हूं और सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड अगर ये यहां पर कोई गलत जुड़ गया है, इस जगह पर वापस गलत जुड़ गया, तो मैं पीछे से मुड़कर इस न्यूक्लियोटाइड को यहां से हटा सकता हूं। ये गलत जुड़ गया है ना? पहले यहां पर जोड़ा हमने, पता चला कि अरे ये तो गलत जुड़ गया है, सामने C है, C के सामने तो G जुड़ना चाहिए था, पर G की वजह मैंने A जोड़ दिया है, तो उसको वापस मैं हटा दूंगा और अगली बार नॉर्मल G वाला लाकर जोड़ दूंगा। इसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो नॉर्मल रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उसकी विपरीत दिशा में मूव कर आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हो, किनारे वाले न्यूक्लियोटाइड को, इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को हटा सकते हो। फिर वापस जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा वो 3 फॉस्फेट लेकर आएगा, उसके ऊपर आप अटैक करोगे। लेकिन अगर रेप्लिकेशन
if replication, ये होता नहीं है, but if replication would have been 3 prime to 5 prime, then proofreading, तो फिर उस कंडीशन में proofreading would have been 5 prime to 3 prime, इसका रिवर्स होता। इसका मतलब क्या है, समझें इसको एक बार कि ये कोई एक मान लें टेम्परेट स्ट्रैंड है और टेम्परेट स्ट्रैंड फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता, और मैं एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता हुआ चल रहा हूं 3 प्राइम से। यहां पर मैं समझाने के हिसाब से कुछ लिख देता हूं, यहां पर कोई A है, यहां पर कोई T है, यहां पर कोई C है, यहां पर G है, यहां पर कोई A है, वापस मान लें C है, G है, C है, A है। मैं यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड को 3 प्राइम से एक न्यूक्लियोटाइड को यहां पर लाकर जोड़ भी दिया, ठीक है। सिंथेसिस कर रहा हूं और सिंथेसिस के लिए मैंने यहां पर पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जो कि P वाला है, जिसके ऊपर कितने फॉस्फेट होंगे, 3 फॉस्फेट होंगे, वो वाला मैंने जोड़ भी दिया 3 प्राइम एंड यहां पर। फिर कोई नया न्यूक्लियोटाइड आया तो उस नया न्यूक्लियोटाइड ने 2 फॉस्फेट के ऊपर अटैक किया और ये नया न्यूक्लियोटाइड यहां पर वापस और जुड़ गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से और जुड़ गया। इस जो जुड़ा उसके किनारे पर वापस कितने फॉस्फेट होंगे, 3 फॉस्फेट होंगे। इस तरह से एक एक कर न्यूक्लियोटाइड यहां पर आकर जोड़े जा सकते हैं। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी बनेगा, A जुड़ गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना, G जुड़ गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया और C जुड़ गया। इस तरीके से एक एक कर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे हैं और किनारे पर जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसके ऊपर कितने होंगे, 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन हमारा कैसे हो रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब अगर मान लो कि इस तरह से प्रोसेस आगे चलता जाता और गलती से यहां पर A की जगह पर C जुड़ गया होता, 3 फॉस्फेट यहां किनारे पर होते, बीच में हर जगह पर कितना फॉस्फेट है, 1 फॉस्फेट है। अगर गलती से किनारे पर साइटोसिन जुड़ गया होता तो प्रूफ रीडिंग करता। प्रूफ रीडिंग करने का मतलब है इस न्यूक्लियोटाइड को हटाने की कोशिश करता वापस कि अरे ये तो गड़बड़ है, ये A के सामने C कैसे जुड़ गया, इसको तो हमें हटाना चाहिए, इसको हमें यहां से हटाना चाहिए। तो हटाने के लिए क्या करेगा, कोई बात नहीं, फिर वो प्रूफ रीडिंग करता हुआ इसको किनारे वाले न्यूक्लियोटाइड को हटा देगा कि चलो हटो, तुम गलत जुड़ गए हो। अब किनारे पर कितना रहेगा, 1 फॉस्फेट, बीच वाला अल्फा फॉस्फेट, किनारे वाला न्यूक्लियोटाइड हट गया। अब नया न्यूक्लियोटाइड आया भी, क्या लेकर आया, T लेकर आया और वह 3 फॉस्फेट लेकर भी आया, पर अब आगे वापस जुड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि एक ही फॉस्फेट है, ये 3 प्राइम OH ग्रुप अटैक कहां करे, वहां पर पहले से 2 फॉस्फेट है ही नहीं। 3 प्राइम OH ग्रुप को अटैक करने के लिए ट्राइफॉस्फेट चाहिए, एनर्जी रिच बॉन्ड चाहिए, पर एनर्जी रिच बॉन्ड तो है ही नहीं। हाँ, इसके किनारे पर 3 फॉस्फेट है, वो आगे काम आएंगे, पर सबसे पहले तो इसको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो 3 प्राइम OH ग्रुप को अटैक करने के लिए ट्राइफॉस्फेट चाहिए, ट्राइफॉस्फेट तो है ही नहीं। क्यों ट्राइफॉस्फेट नहीं है, क्योंकि जब कभी नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है यहाँ पर पहले से, उस दौरान जब कभी नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ता है उस दौरान 2 फॉस्फेट तो निकल जाते हैं, एक नॉर्मल वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ गया इस तरीके से। और अब अगर इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से हटाओगे भी, यहाँ से किसी इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को हटाओगे भी, तो पीछे एक ही फॉस्फेट बचा और 1 फॉस्फेट बचा, तो फिर रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। बात इतनी सी है कि 3 प्राइम OH ग्रुप 5 प्राइम पर अटैक तभी कर पाएगा जब 5 प्राइम के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड हो। ठीक है, तो यहां पर नोट क्या करना है, तो नोट सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि इफ रेप्लिकेशन वुड हैव बीन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, देन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वुड हैव बीन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड there would have been problem after there have been problem in initiation
गलत वाला न्यूक्लियोटाइड हटा भी देते, पर हटाने के बाद वापस शुरुआत नहीं कर सकते, वापस नई गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते, और करनी भी पड़ती तो पता नहीं कहीं नई सारे नए एंजाइम लाने पड़ते. यस, दैट्स व्हाई राधिका replication is always 5 prime to 3 prime, क्योंकि nature always has some reason why it is like this. ठीक है, तो अगर आपको अभी थोड़ा हार्ड भी जा रहा है कि अरे ये क्या बात बताई, चिंता मत करिएगा. जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे से मेरे साथ, आपको लगेगा अरे ये तो इतनी आसान बात थी, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही थी. हाँ भैया, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे लेफ्ट हैंड है उसे राइट हैंड मिल रहा है, फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड मिल रहा है, तो उसको उल्टा राइट हैंड लेफ्ट हैंड के साथ भी मिल सकता है. तो अब क्या हो रहा, अगर रेप्लिकेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो क्या होता है कि 5 प्राइम फॉस्फेट पहले से यहाँ पर किनारे पर होता, अल्फा बीटा गामा, नया न्यूक्लियोटाइड आता, उसका 3 प्राइम OH ग्रुप उसके ऊपर अटैक करता, 2 फॉस्फेट हटा देता, जोड़ देता, तो रेप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती. पर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता और उसको हटा भी दिया जाता, उसमें भी कोई समस्या नहीं आती, पर हटाने के बाद वापस गाड़ी को वापस नई शुरुआत करने में बड़ी समस्या आती. हाँ, ये इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने गलत न्यूक्लियोटाइड हटा भी दिया तो जो नए भाई साहब आएंगे वो हमेशा 3 फॉस्फेट लेकर आएंगे, नए भाई साहब 3 फॉस्फेट लेकर आएंगे. देखो नए भाई साहब क्या है, 3 फॉस्फेट लेकर आए, यहाँ पर 3 प्राइम OH ग्रुप वापस यहाँ पर अटैक कर देगा और ये जुड़ जाएगा. हटा भी दिया तो नए न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो 3 फॉस्फेट लेकर आएगा. वहां पर नया न्यूक्लियोटाइड तो 3 फॉस्फेट लेकर आ रहा है, पर जो पहले से स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड है उसके पास 1 फॉस्फेट ही है, क्योंकि एप्लीकेशन की डायरेक्शन आप उल्टी मान रहे हो. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. देन लेट्स मूव फर्दर कि डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है, और मोर रेगुलरली व्हाई डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्यों होती है, क्योंकि एक स्ट्रैंड कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड, जहां पर आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होती जाएगी. जैसे रेप्लिकेशन हुआ, कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रही है, एक जगह पर आपके टुकड़ों टुकड़ों में सिंथेसिस हो रही है, यहां पर टुकड़ा हुआ फिर वापस यहां से सिंथेसिस होगी, सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों के अंदर सिंथेसिस देखने को मिल रही. ऐसा क्यों? नीरज अल्फा पर अटैक करेगा तभी तो बेटा बॉन्ड एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड ब्रेक करने पर जो फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी. ठीक है, सो लैगिंग स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्यों होती, तो उसका एक लाइन में आंसर दे तो उसका कारण है बिकॉज रेप्लिकेशन कैन प्रोसीड only 5 prime to 3 prime direction. Thus, template needed is 3 prime to 5 prime. तो एक जगह पर तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट आसानी से लगातार मिल रहा है. आप सब लोग वापस पूछे वापस कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी. इस डायग्राम में आप साफ देख रहे हो बेटा, कोई न्यूक्लियोटाइड को हटा भी दिया, वापस जब कोई नया न्यूक्लियोटाइड आएगा यहाँ पर जो एंट्री मारेगा वह 3 फॉस्फेट लेकर आएगा ना, और 3 फॉस्फेट लेकर आएगा तो 3 प्राइम OH ग्रुप आराम से अटैक कर देगा. जबकि इस ओल्ड मेथड में क्या था कि किनारे पर एक फॉस्फेट ही था, किनारे पर एक फॉस्फेट है, नया न्यूक्लियोटाइड अगर 3 फॉस्फेट लेकर भी आया पर उसके 3 फॉस्फेट से मतलब नहीं है, इसके किनारे पर तो एक OH ग्रुप, इसको अब अटैक करना है, पर यहाँ तो एक ही फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट, तो ऑर्डिनल स्ट्रैंड में एक ही फॉस्फेट है, तो दोनों फर्क है ना. यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप वाले जगह से आकर ऐड होना है यहाँ, और ऑपोजिट आप रेप्लिकेशन मान रहे हैं तो 3 प्राइम OH ग्रुप वाले को अटैक करना है. यहाँ पर आप मान रहे हैं कि 3 प्राइम OH ग्रुप अटैक कर रहा है 5 प्राइम पर, यहाँ पर आप मान रहे हैं कि 5 प्राइम फॉस्फेट है वो अटैक कर रहा है 3 प्राइम पर. 5 प्राइम फॉस्फेट अटैक 3 प्राइम पर तभी कर सकता है ना जब वहां पर 3 फॉस्फेट हो, जो कि पहले है नहीं, वहां तो एक ही फॉस्फेट है.
आरू मैं कब बोल रहा हूँ प्रूफ रीडिंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोल रहा हूँ, है ना। और जितना भी आपका ज्ञान है प्लीज बार फेंका है नीचे से, है ना, या फिर पूरा ध्यान से सुने, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग क्या लिखी हुई है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डू नॉट कंफ्यूज अदर्स ऑल्सो। चलो आगे बात करते हैं। नाउ क्योंकि रेप्लिकेशन हमेशा कैसा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस। टेम्पलेट क्या चाहिए, टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम चाहिए। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, आपका जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पर टेम्पलेट लगातार आपको मिलता रहता है। 3 प्राइम वाला टेम्पलेट लगातार हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से लगातार आपको मिलता रहता है, लगातार आपको मिलता रहता है। और लगातार मिलता रहता है इसका मतलब कंटिन्यू स्ट्रैंड पर तो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती रहेगी, ये आप सब जानते हैं। कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती रहेगी, कौन एंजाइम करता रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज लगातार सिंथेसिस करता रहेगा। पर यहां तो क्या हुआ, पहले इतना सा स्ट्रैंड मिला इसलिए यहां से लेकर यहां तक सिंथेसिस हुई, थोड़ा और खुल गया तो यहां से लेकर यहां तक और सिंथेसिस होगी, क्योंकि रेप्लिकेशन ये वाला स्ट्रैंड तो 5 प्राइम टेम्पलेट है, इसलिए रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इतनी सी हो सकती है, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम वापस इतनी हो सकती है, इतना और खुल गया पीछे, अच्छी बात है, चलो यहां से यहां पर और रेप्लिकेशन कर लो। तो यहां पर देखो जैसे जैसे खुलता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास टेम्पलेट क्या मिल रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जैसे ही 3 प्राइम टू 5 प्राइम थोड़ा सा भी टेम्पलेट मिला, प्राइमर जुड़ा, और प्राइमर जुड़ने के बाद यहां से यहां तक सिंथेसिस कर दी गई। तो इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में यहां पर ये देखो वापस सिंथेसिस यहां से यहां तक कर लेगा। फिर जैसे जैसे और आगे खुलेगा तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिल नहीं पाता, वो टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे पैचेस में आपको मिलता है, इसलिए वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में सिंथेसिस करनी पड़ती है और दूसरे स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होती रहती है। तो इस स्ट्रैंड में जहां पर कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होती जाएगी उस स्ट्रैंड को दोस्तों क्या कहा जाएगा, जहां कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होती जाएगी उस स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड। और जहां पर स्मॉल फ्रैगमेंट्स में सिंथेसिस हो रही है टुकड़ा, तो उसे क्या कहा जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड। पिछड़ रहा है स्ट्रैंड, उसे क्या कहा जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड पर जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उन फ्रैगमेंट्स को ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। और अभी आप बायोकेमिस्ट्री पर दिमाग मत लगाओ कि क्या कौन सा फॉस्फेट कहां अटैक कर रहा है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कभी कुछ लोगों को जैसे कंफ्यूजन हो रहा है कि सर फॉस्फेट ऐसा है, 3 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट, उसमें दिमाग मत लगाओ। अभी जितना कहा जा रहा है बेटा सिर्फ उतनी सी बात नोट डाउन कर लो। अभी हम बेसिक्स ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, रेप्लिकेशन नहीं पढ़ रहे, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। और स्मॉल फ्रेगमेंट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पैच मिल रहा है,